चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हमारा उस चैप्टर का लास्ट वन टॉपिक है। बहुत आसान है, इजी है। काफ़ी सारी इसमें बेसिक टर्म्स और एमसीक्यूज आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसमें से पिक किए गए हैं और एक दो बोर्ड के अंदर इसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर उसने उठा लिया। तो आज स्टार्ट करते हैं बेटा। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, गैर रिवायती एनर्जी सोर्सेज बेटा, इनको दूसरा नाम दिया जाता है बेटा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ऐसे एनर्जी सोर्सेज जिन्हें आप दोबारा से हासिल कर सकें, दोबारा बना पाएँ, ऐसे सोर्सेज को बेटा क्या कहा जाता है? रिन्यूएबल सोर्सेज कहा जाता है। नॉन कन्वेंशनल से मुराद क्या है? गैर रिवायती। रिवायत क्या होती है कि आबाओ अजदाद उस चीज़ को इस्तेमाल करते हों, फिर आप उसको इस्तेमाल करें। लेकिन आज जो एनर्जी सोर्सेज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये पहले हमारे पास हैं गैर रिवायती, मतलब हमारे आबाओ अजदाद को इनका पता नहीं था। पहला बेटा यहाँ पर सोर्स है एनर्जी फ्रॉम द टाइड्स। टाइड्स लहरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है बेटा। लहरें आपने अक्सर देखा होगा, ये पानी के अंदर पैदा होती हैं। पानी के अंदर ये लहरें छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं। तो इन लहरों से एनर्जी आप कैसे हासिल कर सकते हैं? तो बेटा लहरें पैदा कैसे होती हैं, पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि हमारा जो सन है या फिर हमारा जो मून है, ये दिन में 2 मरतबा पानी समंदर की सतह के ऊपर जो मौजूद है, इसके ऊपर अपनी ग्रेविटेशनल इफेक्ट डालता है और दिन में 2 मरतबा उस ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से लहरें पैदा होती हैं। ये पानी एक स्पेसिफिक हाइट तक रेज होकर फिर मूव करता है, ट्रैवल करता है, पोटेंशियल एनर्जी रखता है। तो अब इन वेव्स से आप कैसे एनर्जी हासिल कर सकते हैं? तो उसके लिए बेटा आपके पास होता है डैम्स का मेथड। आप क्या करते हैं, हाई लेवल्स जहाँ से पानी आ रहा है उस पानी को कंट्रोल करके उसके सामने आप एक डैम बांधते हैं, आप एक कंट्रोल सिस्टम लगाते हैं। अब क्या होगा, सारा पानी स्पेसिफिक हाइट से आकर वहाँ पर एक ख़ास हद तक इरेज कराया जाता है, यानी कि इसकी हाइट बढ़ाई जाती है। अब जैसे ही हाइट बढ़ जाती है, यहाँ ये कंसिडरेशन होती है। ठीक है बेटा, हम उस ऊंचाई से आने वाले पानी को बेटा इंट्रैप कराते हैं और यहाँ पर रेजर्वायर तैयार कर लेते हैं पानी के कुछ स्टोरेज बना लेते हैं। और ये स्टोरेज क्या करते हैं, जैसे ही ये स्टोरेज हमारे पास भर जाता है, आगे से फर्दर हमने इन डैम्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमने मुख्तलिफ तरह के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने के सिस्टम्स फिट किए होते हैं इसके अंदर। अब ये यहाँ पर फॉल आउट करता है पानी, इसके अंदर इनलेट वाल्व जब ओपन किए जाते हैं तो ये इनके अंदर लगे हुए टरबाइंस को मूव कराते हैं। फिर टरबाइंस को आगे कनेक्ट किया जाता है जनरेटर्स के साथ और वो जनरेटर्स हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देते हैं। और यूँ पानी जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी रखता है, उस एनर्जी को इस्तेमाल कराते हुए इस पानी को फिर आगे बेटा समंदरों के हवाले कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप टाइड्स से, लहरों से एनर्जी हासिल करते हैं। दूसरा बेटा एनर्जी फ्रॉम द टाइड्स। ये तो लहरें वो हैं जो हाई लेवल पर प्रोड्यूस होती हैं, इतनी लार्ज हाई एनर्जी रखने वाली लहरें। लेकिन छोटे लेवल के ऊपर भी छोटी छोटी लहरों को इंट्रैप करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। उसके लिए पहली मर्तबा एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर साल्टर। इन्होंने अपना एक डिवाइस तैयार किया था जिसे इन्होंने अपने ही नाम से मंसूब किया था, साल्टर डक। ठीक है बेटा, ये अपने नाम से साल्टर डक बनाई थी इन्होंने। 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। एक होता है इसका बैलेंसिंग फ्लोट, और दूसरा बेटा पार्ट इसका क्या होता है, डक फ्लोट। अब गौर कीजिएगा, जैसे ही लहरें आकर यहाँ से डक फ्लोट से टकराती हैं, ये डक फ्लोट है, तो ये ऊपर नीचे मूव करते हैं। जबकि वहीं बैलेंसिंग फ्लोट स्टेशनरी होता है बेटा, स्टेशनरी बैलेंसिंग फ्लोट, ये रुका हुआ होता है। ये पोर्शन इस साल्टर डक का रुका हुआ होता है, ये आपके पास है पोर्शन। इसके लिहाज से डक फ्लोट क्या करेगी बेटा, ऊपर नीचे को मूव करेगी। ऐसे मूव करने की वजह से, रिलेटिव मोशन हो जाने की वजह से, यहाँ इनके साथ फिर छोटे छोटे सिस्टम्स कनेक्ट किए जाते हैं, जनरेटर्स लगाए जाते हैं, जनरेटर्स। और वो जनरेटर्स जैसे ही मूव करते हैं, आगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो छोटे लेवल के ऊपर अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करानी है तो उसके लिए ये
फिजिस्ट जिन्होंने अपना एक डिवाइस तैयार किया था साल्टर डक, और इसके ज़रिए से बिजली पैदा की जा सकती थी। लेकिन ये चूँकि छोटे लेवल का है, इस पे से खातर खा जितना इसके ऊपर खर्च है उतनी इसमें से इनकम नहीं आती, मतलब इतनी ये हमें खातर खा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करके देता, तो फिर इस मेथड को ख़त्म कर दिया गया क्योंकि लार्जर पैमाने के ऊपर इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। इसके बाद बेटा चौथा है हमारे पास सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, सन से आने वाली लाइट को आप इसमें से कैसे एनर्जी हासिल करते हैं। पहला मेथड था बेटा टू वार्म द वाटर। अगर आपने पानी को गर्म करना है तो सन से आने वाली लाइट को बराह रास्त डिफरेंट मिरर्स के ऊपर, ये इनके ऊपर मिरर्स लगाए जाते थे, इन मिरर्स के ऊपर फॉल कराया जाता था। अब ये मिरर्स क्या करते थे, सारी लाइट को इकट्ठा कर देते थे, इंट्रैप कर लेते थे। ट्यूब्स में से पानी प्रुकुलेट कर रहा होता है, मतलब इसमें से मूव कर रहा होता है। जितना ज़्यादा लाइट पड़ती है उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और एक हीटिंग सिस्टम के अंदर जो पानी मूव कर रहा होता है ये गर्म होता चला हो जाता है, फिर इसे फर्दर एक सी रेजरवायर के अंदर शामिल कर दिया जाएगा। अब ये मेथड इब्तदाई अयाम के अंदर अडाप्ट किया जाता था और एक पानी को 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जा सकता है इस मेथड के ज़रिए से। ठीक है बेटा, अब इस सोलर एनर्जी में से एक और हमारे पास बेटा एनर्जी हासिल करने का तरीकाकार है फोटोवोल्टिक सेल। सोलर सेल्स का भी लफ्ज़ आप इनके लिए इस्तेमाल करते हैं, सोलर सेल्स। आजकल की दुनिया के अंदर इवन के हमारे आजकल के माशरे के अंदर ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं घरेलू लेवल के ऊपर। ठीक है, आप घर की बिजली को पूरा करना चाहते हैं तो सोलर पैनल्स के ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, और इलेक्ट्रिसिटी को फिर फर्दर काफ़ी सारे मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप ज़रूरी कामों के लिए देखना चाहेंगे तो जितने भी ट्यूबवेल्स हैं उनके ऊपर फिर सोलर सिस्टम को लगाया गया है, अब डीजल इंजन को हटा दिया गया है। इसी तरह से बाकी भी और सिस्टम्स हैं जिनको घरेलू लेवल के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है, किसके ऊपर, सोलर पैनल्स के ऊपर। तो यूँ सन से आने वाली बराह रास्त एनर्जी को, ठीक है, लाइट को बेटा ये कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मुख्तलिफ तरह के डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल करके आप फ़ायदेमंद काम ले रहे हैं। अगर आपके पास बराह रास्त दिन ना हो, सूरज ना हो, क्लाउडी डे हो सकता है, या फिर आपके पास नाइट के वक्त अगर आप इन्हीं सोलर पैनल्स के इलेक्ट्रिसिटी को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप किसके लिए, तो इसके लिए बेटा आपने निकल कैडमियम बैटरीज इस्तेमाल करते हैं। ये स्टोरेज है आपके पास, स्टोरेज किसके लिए, ये इन्हीं पैनल्स में से आने वाली इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, आप तमाम तर इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज इसमें बना लेते हैं और रात के वक्त इन्हीं बैटरीज को इस्तेमाल करके आप फर्दर अपने काम कर सकते हैं। इसके बाद है एनर्जी फ्रॉम द बायोमास। बायोमास बेटा क्या है आपके पास वेस्ट मटेरियल हो सकते हैं, इवन के आपके पास जितने भी प्लांट्स हैं, इनके प्लांट्स के पत्ते हो गए आपके पास, तो ये क्या कहलाते हैं बेटा, बायोमास कहलाते हैं। तो रेजिडुअल ऑफ प्लांट्स भी हो सकते हैं, ह्यूमन भी हो सकते हैं। इसके बाद आपके पास दूसरे किसके हो सकते हैं, ये एनिमल्स। तो इनके रेजिडुअल को बेटा क्या कहा जाता है, बायोमास कहा जाता है। अब इस बायोमास में से आप एनर्जी किस तरह से हासिल करते हैं, दो मेथड हैं आपके पास बेटा, डायरेक्ट कंबस्टन, कि आप बराह रास्त इस बायोमास को जला दें। दूसरा मेथड है बेटा आपके पास फर्मेंटेशन का। बराह रास्त जलाते कैसे हैं इसको बेटा, डायरेक्ट कंबस्टन मेथड के अंदर आप किसी भी रॉटन रेजिडुअल को कंबस्ट करते हैं। अमूमी तौर पर इसमें से फिर बायोगैस बनती है। इस सारे रेजिडुअल को एक बहुत बड़े कंटेनर के अंदर रखा जाता है और हाई टेम्परेचर और प्रेशर, जैसे जैसे ये प्लांट्स और जितना भी एनिमल रेजिडुअल है ये वहाँ ये हाई प्रेशर के ऊपर फिर इनके अंदर डिकम्पोजिशन होती है और ये गैस के अंदर तकसीम होते हैं। ये गैस आगे फर्दर मुख्तलिफ तरह के कामों के अंदर इस्तेमाल कर ली जाती है, और जो बाक़ियात बचती हैं यानी कि उन तमाम तर प्लांट्स के डिकम्पोज होने के बाद वो एक हाई लेवल की फर्टिलाइज़र बन जाती है, खाद सी बन जाती है। इसके बाद है बेटा फर्मेंटेशन का। फर्मेंटेशन आपके पास बायोफ्यूल हासिल होता है, बायोफ्यूल।
इस बायोफ्यूल को आपने अक्सर देखा होगा अल्कोहल के अंदर। इस अल्कोहल के अंदर चेंज करने के लिए आपने ये मेथड भी पढ़ा होगा कि एंजाइम्स और बैक्टीरिया की मौजूदगी के अंदर इस बायोफ्यूल की डिकम्पोजिशन की जाती है बेटा। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के ऊपर एयर की गैर मौजूदगी के अंदर इस बायोफ्यूल को एंजाइम और बैक्टीरियल प्रोसेस में से गुजार कर बदला जाता है किसके अंदर बेटा, अल्कोहल और बाकी दूसरे भी जितने भी यूटिलाइजेबल कंपाउंड्स हैं उनके अंदर तब्दील किया जाता है। किस प्रोसेस से बेटा, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछ चुका है और डायरेक्ट कंबशन मेथड भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछ चुका है। चौथा सोर्स यहाँ पर एनर्जी फ्रॉम द वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या हैं कि आजकल आपने देखा होगा जितने कागज़ वगैरह हो गए, शापर वगैरह हो गए, इनको वेस्ट कर दिया जाता है। हालांकि एडवांस कंट्रीज़ के अंदर ये मामला क्या बना है, वो इन तमाम तर जितने भी पेपर्स हैं या जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं इनको जलाकर फिर इनके साथ क्या करते हैं, जो हीट प्रोवाइड होती है उस हीट को फिर पानी को वार्म करने के लिए, स्टीम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही स्टीम तैयार हो जाती है उस स्टीम से फिर टरबाइंस चलाई जाती हैं और यूँ टरबाइंस को चलाकर आगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो वेस्ट प्रोडक्ट से बेटा ऐसे ही एनर्जी हासिल की जाती है। ये समझ लें कि वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है बेटा। इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को जलाया जाता है, कंबस्ट किया जाता है। कंबस्टन के बाद आगे यही हीट इस्तेमाल की जाती है बेटा टू मेक स्टीम। ये स्टीम बनाती है। स्टीम को आगे जनरेटर्स को मूव कराने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जनरेटर्स चलाने के लिए, रन जनरेटर्स। इसके बाद है बेटा जियोथर्मल एनर्जी। जियो का लफ्ज़ आपने ऑलरेडी पहले भी देखा होगा, अर्थ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अर्थ ज़मीन के लिए। ज़मीन की गहराई के अंदर चले जाएं तो एक स्पेसिफिक गहराई के अंदर, एक ख़ास गहराई में हमें अर्थ की मोल्टन फॉर्म मिलती है जिसे मैग्मा कहा जाता है। अब मैग्मा, इसके ऊपर जितनी भी रॉक्स हमारी अर्थ की मौजूद हैं, ये रॉक्स हमेशा उस वाटर को रेडियो एक्टिव डीके, ज़मीन के अंदर कुछ ऐसी रॉक्स भी मौजूद हैं जो रेडियो एक्टिव हैं और वो बराह रास्त जैसे ही डीके प्रोसेस में से गुजरती हैं तो वहाँ से एनर्जी हासिल की जाती है। ठीक है बेटा, रॉक्स किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर मौजूद है। ये जैसे ही डीके प्रोसेस में से गुजरती हैं तो इस डीके प्रोसेस में से आप एनर्जी हासिल कर सकते हैं। एक तो ये मेथड है ज़मीन से एनर्जी हासिल करने का। ठीक है बेटा, इसके बाद है रेजिडुअल हीट ऑफ अर्थ। ज़मीन की बाकी जो एनर्जी है उसको बेटा कैसे हासिल करते हैं यहाँ से एनर्जी। उस एनर्जी को हासिल करने का बेटा आपके पास तरीकाकार क्या है कि मैग्मा जहाँ मौजूद है, कुछ कंट्रीज़ इसके ऊपर एफर्ट कर रहे हैं कि ड्रिलिंग प्रोसेस मेथड के ज़रिए से ये ड्रिल करने के बाद होल्स लगाए जाते हैं और मैग्मा तक रसाई हासिल की जाती है। अब क्या होगा, एक तरफ से इनमें से वाटर इसके अंदर पहुंचाया जाता है। जैसे ही वाटर जाकर इन रॉक्स के साथ, इन मैग्मा के साथ टकराता है तो ये हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से स्टीम की शक्ल इख्तियार करता है। अब स्टीम को दोबारा यहाँ से नल वगैरह लगाकर और दूसरी साइड से बाहर निकालने के बाद इस स्टीम को टू रन दी जनरेटर, जनरेटर्स को चलाकर एनर्जी यहाँ से पैदा की जाती है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से अर्थ में से एनर्जी हासिल की जाती है। इसके बाद है कंप्रेशन मेथड और कंप्रेशन ऑफ अ मटेरियल। आप काफ़ी सारे मटेरियल्स को कंप्रेस करके भी वहाँ से एनर्जी हासिल कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे ये मौजूद हैं, इस तरह से भी आप एनर्जी हासिल कर सकते हैं। वाटर बीनीथ द ग्राउंड in contact with the hot rocks and raised to a high temperature and pressure is called as geyser। हमारे अर्थ के अंदर जितने भी पानी के वसाइल मौजूद हैं बेटा, कभी कभी अर्थ के कुछ ऐसे लेवल्स भी मौजूद हैं जहाँ पर ये पानी मैग्मा के ऊपर मौजूद जितनी भी गर्म चट्टानें हैं रॉक्स की, ये इन चट्टानों के साथ जैसे ही टकराता है तो हमेशा याद रखना, तो हाई प्रेशर और टेम्परेचर के साथ ये बाहर की तरफ निकल के आता है।
इस तरह की हाई टेम्परेचर प्रेशर रखने वाले पानी को, जो कि ऑटोमेटिकली तौर पर, कुदरती तौर पर ज़मीन में से बाहर आते हैं, इनको नाम दिया जाता है गीजर्स का। एक्वीफर क्या है? लेयर ऑफ रॉक्स दैट होल्ड्स द वाटर टू अलाउज इट प्रोक्लेट थ्रू देम इज कॉल्ड एज एक्वीफायर। वो रॉक्स की लेयर्स जो कि अपने अंदर में से पानी को प्रोक्लेट करने दें, गुजरने दें, और इस पानी को बदल दें किसके अंदर, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर स्ट्रीम के अंदर, उन लेयर ऑफ रॉक्स को बेटा क्या कहा जाता है? एक्वीफर कहा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास मौजूद था। पीटीबी के अंदर यही कुछ दिया गया है, जबकि बाकी जितने बोर्ड्स हैं उनके अंदर बेटा कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज भी दिए गए हैं। कन्वेंशनल क्या है? रिवायती, जिन्हें बार बार इस्तेमाल किया जाता था। तो इनको बेटा हमेशा याद रखिएगा, नॉन रिन्यूएबल भी कहा जाता है, कि दोबारा से रिन्यू नहीं किया जाता, ऐसे एनर्जी सोर्सेज होते हैं। दो सोर्सेज मैं आपको डिस्कस करा देता हूँ। कोल, आपने इसके बारे में देखा होगा, जिसे ब्लैक डायमंड कहा जाता है। कोल को बेटा क्या कहते हैं? ब्लैक डायमंड। अर्थ के ऊपर जितने कोल के ज़खायर हैं ना, ये अंदाज़ा किया गया है कि अगर 200 साल तक इन कोल के ज़खायर में से एनर्जी हासिल की जाए तो ये पूरी दुनिया को 200 साल तक बिल्कुल इनकी ज़रूरत के मुताबिक एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो 200 ईयर्स आप इसमें से एनर्जी हासिल कर सकते हैं। अब दुनिया कोल को पर डे के अंदर कितना कुछ यूटिलाइज कर रही है? 1 मिलियन मीट्रिक टन। पूरी दुनिया एक दिन के अंदर 1 मिलियन मीट्रिक टन कोल को यूटिलाइज करती है बेटा एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। कोल, कोयला, पाकिस्तान के अंदर इसके ज़खायर बेटा आपको थर के मकाम पर मिले। थर के मकाम पर पाकिस्तान के पास इतना ये कोयला है कि इसमें से आप एनर्जी हासिल कर सकते हैं। अब जाकर इस कोयले में से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने के जो प्रोजेक्ट हैं वो तैयार किए गए हैं चाइना की मदद से, और पाकिस्तान इनमें से अब इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर रहा है। और जो प्रोजेक्ट लगाया गया था वो अब बिल्कुल कंटिन्यू है, वो अपना काम कर रहा है और नेशनल ग्रिड के अंदर ये बिजली शामिल कर रहा है। इसके बाद एक और एनर्जी सोर्स है बेटा, जिसे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कहा जाता है या नॉन रिन्यूएबल। वो है आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स। न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान जितनी भी रेजिडुअल बाकी होता है, छोटे लेवल के ऊपर जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, इनमें से काफ़ी सारी एनर्जी हमें हासिल होती है। जैसे कि फ्यूजन के लिए आपने देखा होगा, इवन कि फिशन के लिए देखा होगा आपने। तो फिशन के दौरान तो आजकल एनर्जी हासिल की जाती है। फ्यूजन चूँकि नेचर के अंदर हो रहा है, हमारे सन के अंदर हो रहा है, यहाँ पर इसको अटेन करना नामुमकिन है। तो फ्यूजन अगर हो जाता तो ये तो एक अलग ही सी बात थी, लेकिन फिशन प्रोसेस में से काफ़ी हद तक एनर्जी हासिल की जा रही है। तो इस तरह से न्यूक्लियर एनर्जी को भी इस्तेमाल किया जा रहा है टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये थे बेटा आज का हमारा टॉपिक कि रिन्यूएबल कौन से हैं, नॉन रिन्यूएबल कौन से हैं, और किस तरह से हम इनमें से एनर्जी हासिल करते हैं। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।